बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। बानो बाजी आज फिर रोते धोते ससुराल से आ गई थी। वो आंसू बहाते हुए अम्मा को कह रही थी कि उनके शौहर मुराद ने एक नई फरमाइश करके उन्हें मैके भेजा है। उनका तो रोज़ का यही वतीरा था, कभी अपने शौहर की कोई फरमाइश लेकर आ जाती तो कभी कोई। हालांकि बानो बाजी को अच्छी तरह मालूम था कि घर के हालात इतने अच्छे भी ना थे जो अब्बा रोज़ रोज़ उनके शौहर की फरमाइश पूरी करते। बानो बाजी की शादी एक इंतहाई लालची इंसान से हुई थी, बल्कि उनका शौहर ही क्या, उनका पूरा ससुराल ही बहुत लालची था। मुझे उनकी फरमाइशों पर बहुत गुस्सा आता था और मैं सोचती थी कि बेचारे अब्बा ने पहली बानो बाजी की शादी में अपनी 2 बहुत अच्छी नस्ल की भैंसें बेचकर सारा जहेज पूरा किया था। उन भैंसों का उन्हें आज तक अरमान था। उन्होंने नहायत 2 छोटे से खूबसूरत बच्चियां लेकर जवान की थी, उन्हें खिला पिलाकर मोटा ताज़ा किया था। अभी उनसे सही से पैसा भी वसूल न हुआ था जब अचानक बानो बाजी के ससुराल वालों ने शादी का शोर डाल दिया। अम्मा और अब्बा ने तो बानो बाजी की शादी की कोई तैयारी भी ना की थी, इसीलिए वो बहुत फिक्रमंद थे। नाचार मजबूर होकर उन्होंने वो अपनी बहुत कीमती भैंसें बेच दी। उनको बेचने से जो पैसा वसूल हुआ, उन पैसों से बानो बाजी की शादी की सारी तैयारियां की थी। उनका जहेज था कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैसे भी हमारे गाँव में लड़कियों को ट्रक भर भर कर जहेज देने का रिवाज था, चाहे अमीर खानदान होता या गरीब। लेकिन जहेज देने में सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपनी बेटियों को जहेज में तोल कर देते थे, फिर चाहे उन्हें पूरी जिंदगी लग जाती वो कर्जा उतारने में, लेकिन जहेज देना लाजमी था। बानो बाजी की शादी में अम्मा अब्बा ने अपनी तरफ से तो पूरा जहेज दिया था, लेकिन फिर भी शादी के बाद उनके शौहर ने फरमाइशों को एक मुंह खोल रखा था। आए दिन कभी वो LED की फरमाइश करते तो कभी AC की फरमाइश कर देते। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी थी जब अपनी बीवी को मोटरसाइकिल की फरमाइश करके मैके भेज दिया था। अभी अभी बानो बाजी के देवर की शादी हुई थी, जिसमें उसकी बीवी के मैके वालों ने अपने दामाद को सलामी में मोटरसाइकिल और सोने की अंगूठी दी थी। इसी बात का गुस्सा उन्होंने बानो बाजी पे निकाला था और लड़ाई झगड़ा करके उन्हें ये बोला कि खाली हाथ वापस लौटने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे अब्बा से कहना कि जब तक मुराद को मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें ससुराल आने की जरूरत नहीं है। मुझे उनकी ये बातें सुन सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा बस ना चल रहा था कि उनके ससुराल वालों का गला दबा कर आ जाऊं। भला ये भी कोई तुक थी कि शादी के बाद भी दामाद और बेटी का खर्चा उठाया जाए, उनकी फरमाइशों को पूरा किया जाए। अगर बानो बाजी अब्बा की इकलौती बेटी होती तो शायद वो किसी न किसी तरीके से उनकी फरमाइश पूरी कर देते, लेकिन उनके बाद हम 3 छोटी बहनें भी थी और हमारा सबसे छोटा भाई था। यूं हम 5 बहन भाई थे। अम्मा अब्बा कोई जद्दी पुश्ती रईस ना थे, बल्कि गाँव में हमारा छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे बने हुए थे। घर के एक साइड पर एक छोटा सा तबेला भी था जिसमें अब्बा ने पहले 2 भैंसें पाली हुई थी, लेकिन उन्हें बेचकर चूंकि बानो बाजी की शादी की गई थी, इसीलिए अब उन्होंने 2 बकरियां पाली हुई थी और थोड़ी बहुत मुर्गियां थीं घर में जो चारों तरफ फिरती रहती थीं। अब्बा बेचारे गांव के बड़े जिम्मेदार के खेतों में काम करके घर को चला रहे थे। बानो बाजी ने तो सिर्फ 8 जमातें ही पढ़ी थी, लेकिन मैंने जिद करके बमुश्किल मैट्रिक किया था। वैसे भी हमारे गाँव में कोई बड़ा कॉलेज तो था ही नहीं, इसीलिए पड़ोस में एक लड़का सलमान रहता था जिसने मुझे मैट्रिक कराने में मेरी मदद की थी। वो शहर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रहा था और निहायत पढ़ा लिखा था। अब मैट्रिक करने के बाद मैं कभी कभार अब्बा के साथ चली जाती उनका खेतों में हाथ बटाने के लिए, लेकिन अब्बा मुझे मना करते और कहते कि बेटियां खेतों में काम करती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन मुझे अपने प्यारे अब्बा का बहुत एहसास था। मैं चाहती थी कि अब उनकी इतनी उम्र हो गई है, इसीलिए उन्हें कोई आसान काम करना चाहिए, ना कि खेतों में धूप में करने वाला इतना मुश्किल काम। मैं सोचती कि काश मेरी जगह अगर कोई अब्बा का बेटा जवान होता तो वो आज उनकी कितनी मदद कर रहा होता घर चलाने में। लेकिन खैर, जो अल्लाह की मर्जी। अब्बा बेचारे को इस बात का दुख भी था कि उन्होंने अपनी पली पलाई भैंसें इतने सस्ते दामों बेच दी थी, वो भी सिर्फ मजबूरी के हाथों। अभी भी वो अम्मा को कहते थे कि क्यों ना इन बकरियों को बेचकर एक भैंस खरीद लेते हैं, देखो हमारे बच्चे दूध को कितना तरस जाते हैं। अम्मा उनकी तरफ गुस्से से देखती और कहती कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है नूर बख्श, तुम्हें पता भी है भैंस 4 लाख से कम में नहीं आती है और ये बकरियां ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार की चली जाएंगी। लेकिन अब्बा फिर भी कहते रहते कि कुछ भी हो अपने तबेले में एक भैंस तो जरूर खड़ी करके रहूंगा। एक तरफ तो घर के हालात ऐसे चल रहे थे, दूसरी तरफ बानो बाजी के शौहर मुराद भाई की नित नई फरमाइशें अब्बा की परेशानियों में मजीद इजाफे का बायस बन रही थी। मैं बानो बाजी को तो सुना देती थी कि आपके शौहर को शर्म आनी चाहिए, उन्हें पता भी है कि हमारे घर में कितनी गुर्बत है, फिर भी वो ऐसी घटिया फरमाइशें करके आपको लड़ झगड़ के यहाँ भेज देते हैं। बानो बाजी ये सुनकर आंसू बहाती तो मुझे उनके ऊपर और तरस आ जाता।
अम्मा अब्बा मुझे घूर कर देखते और कहते कि खबरदार, जो तुमने अपनी जुबान मुराद के सामने चलाई तो कुछ भी हो वो हमारा दामाद है और उसकी इज्जत करना हम पर फर्ज है। मैं दिल ही दिल में सोचती कि हाँ, बड़ा आया इज्जत के लायक दामाद। ऐसे दामाद को तो चौराहे में खड़ा करके सरेआम जूते मारने चाहिए। लेकिन ये बात मैं सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा अब्बा से कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। घर को चलाने के लिए मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। वैसे भी हमारा गाँव छोटा सा था जिसमें किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद न थी। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी की दवाई भी लेनी होती तो हमें दूसरे गांव के अस्पताल जाना पड़ता था। लड़कियों के लिए 8 जमात तक का स्कूल था और लड़कों के लिए मैट्रिक तक का स्कूल था। कितनी ही गांव की लड़कियां पढ़ने के शौक में अपनी ख्वाहिश को सीने में दबाए घर का काम काज करती रहती थीं। हमारे गांव में मेरे अलावा सिर्फ 2 लड़कियां थीं जिन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। हमारी मैट्रिक की तालीम भी गाँव वालों के लिए बहुत बड़े एजाज की बात थी। इसी वजह से जब मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो इतने बच्चे मेरे पास आने लग गए थे जिनसे मैं सिर्फ मामूली मुआवजा लेकर उनको तालीम दे रही थी। दोनों छोटी बहनें प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थीं, जबकि भाई भी लड़कों के स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। मैं अब्बा का हाथ बटाने में कोई कसर न छोड़ती थी और जहाँ तक मुझसे मुमकिन होता मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि किसी भी तरह से अब्बा को काम करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। भैंसों की वजह से अब्बा ने घर में तबेले के लिए अच्छी खासी जगह बनाई हुई थी, लेकिन उस तबेले में अब भैंसों की जगह बकरियां खड़ी थी। इसीलिए अब्बा को अब अपनी भैंसों की बहुत ज्यादा ही याद आती थी। एक दिन मैं दोपहर के वक्त अब्बा को खाना देकर आ रही थी तो कुएं के पास मैंने एक मोटी ताजी खूबसूरत सी भैंस को खड़े हुए देखा। मुझे ऐसे लगा जैसे अभी उस भैंस का पाँव फिसल जाएगा और वो कुएं में जाकर गिरेगी। पता नहीं किसकी इतनी खूबसूरत मोटी ताजी भैंस थी। मैं धीमे धीमे चलती हुई भैंस के पास पहुंच गई और जल्दी से उसके गले में बंधी हुई रस्सी को पकड़ लिया। अगर मैं चंद सेकंड भी लेट कर देती तो शायद उस भैंस ने कुएं में गिर जाना था। अब मैं उसे प्यार से अपने पास बुला रही थी और खींच रही थी ताकि वो कुएं के नजदीक न चली जाए। मुझे हैरत भी हो रही थी कि इतनी मोटी ताजा भैंस किसकी है जिसने इतनी लापरवाही से उसे कुएं के पास छोड़ दिया था। मैंने आसपास देखा, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी दाएं बाएं सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। हाँ, इर्द गिर्द घने दरख्त जरूर मौजूद थे। अब मैं 5-10 मिनट तक इंतजार करती रही कि शायद कोई इंसान मुझे नजर आ जाए जिसकी ये भैंस थी, लेकिन इतना इंतजार करने के बावजूद भी वहाँ कोई ना आया। फिर मैं ये सोचकर भैंस को अपने साथ लेकर आने लगी कि जिसकी भी होगी वो जरूर ढूंढते ढूंढते घर तक तो पहुंच ही जाएगा। हो सकता है ये भैंस साथ वाले किसी दूसरे गांव की हो। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने उस भैंस को यूं ही छोड़ दिया तो कहीं वो कुएं में गिर ना जाए। अब उस भैंस को मैं प्यार से चुमकारने लगी। वो भी शायद निहायत शरीफ थी, इसीलिए मैं उसकी रस्सी पकड़े आगे जा रही थी जबकि वो खामोशी से मेरे पीछे पीछे चलती आ रही थी। फिर मैं पैदल पैदल ही थोड़ी देर बाद घर पहुंच गई और मैंने भैंस को अपने तबेले में बांध दिया। अम्मा और बानो बाजी कमरे में से बाहर आईं तो उन्हें इतनी खूबसूरत मोटी ताजी भैंस देखकर हैरत का एक शदीद झटका लगा। उन्होंने उस भैंस को देखते ही शोर मचा दिया और कहने लगी कि ये किसकी भैंस है। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको चुप करवाया और कहने लगी कि पता नहीं, शायद किसी की भैंस गुम हो गई थी। ये कुएं में गिरने वाली थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। जिसकी भी होगी वो जरूर शाम तक पहुंच जाएगा। अम्मा और बानो बाजी उस भैंस को देखकर निहायत खुश हो रही थी, जैसे उन्होंने वो खरीदी हो। मुझे उनके चेहरे पर खुशी देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। शाम हो गई लेकिन उस भैंस का पता करने के लिए कोई भी ना आया। अब्बा भी शाम को खेतों से वापस आ गए थे और उन्हें भी भैंस को देखकर झटका लगा था। फिर मैंने सारी बात अब्बा को बता दी तो वो सोचते हुए कहने लगे कि हमारा गाँव इतना बड़ा तो नहीं है कि अगर किसी की भैंस गुम हो जाए तो वो इतनी लापरवाही से घर में खामोश बैठा रहे। हो सकता है किसी दूसरे गाँव की भैंस आ गई हो। अम्मा को ये फिक्र खाए जा रही थी कि अगर पड़ोस की किसी औरत ने इस भैंस को देख लिया तो वो उन्हें क्या जवाब देंगी, कहीं कोई हम पर चोरी का इल्जाम न लगाते। फिर मैंने अम्मा को समझाया कि अगर 3 दिन तक इस भैंस का पता करने कोई नहीं आया तो हम सबको यही कहेंगे कि हमने ये खरीदी है। अब्बा मेरी बात से मुत्तफिक थे, लेकिन अम्मा और बानो बाजी बहुत डर रही थी। फिर 3 दिन तो क्या, 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उस खूबसूरत भैंस का मालूम करने के लिए कोई भी हमारे घर न आया। और हैरत की बात तो ये थी कि पहले अगर गांव में किसी की कोई चीज खो जाती थी तो मस्जिद में ऐलान जरूर हो जाता था, लेकिन इस भैंस के बारे में हमने अभी तक किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनी थी। हत्ता के मोहल्ले पड़ोस के वाले भी आकर कह रहे थे कि माशाअल्लाह, तुम लोगों ने कितनी खूबसूरत भैंस खरीदी है। जब 1 हफ्ता गुजर गया तो अब्बा उस भैंस को देखने गए। वो ये देखकर चौंक गए कि उस भैंस के थन दूध से भरे हुए थे। अब्बा खुशी से चिल्लाने लगे और मुझे बोला कि बाल्टी लेकर आओ। उस दिन उस भैंस ने 15 किलो दूध दिया था, जो हम सारे बहन भाइयों ने खूब जी भर के पिया था।
बहुत सारा दूध तो बच गया था जिसकी अम्मा ने दही जमा ली थी। अब्बा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ना जाने किसकी भैंस थी जो भटकते हुए उस दिन कुएं के पास आ गई थी। अब जो वो भैंस अच्छा खासा दूध देने लगी तो अम्मा अब्बा ने सोचा कि दूध की मिकदार अच्छी खासी है, इसीलिए क्यों ना इस भैंस का दूध मोल देना शुरू कर दिया जाए। यूं हमने अपनी जरूरत के मुताबिक दूध रखना शुरू कर दिया, जबकि बचा हुआ सारा दूध बेचना शुरू कर दिया। अब्बा ने मुझे खास ताकीद की थी कि इस भैंस का तुमने बहुत ख्याल रखना है और इसके खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। अब्बा की दी हुई हिदायत के मुताबिक मैं उस भैंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और टाइम पर उसका खाना पीना उसके सामने रख देती थी। अम्मा अब्बा की खुशी देखकर मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि काश उस भैंस को लेने कभी कोई ना आए, ताकि हमारे घर का गुजारा ऐसे ही अच्छे से चलता रहे। उस भैंस के बिकने वाले दूध से जो रकम इकट्ठी हुई थी वो अम्मा अब्बा ने बानो बाजी के हाथ पर रख दी और मुराद भाई को बुलाकर बमुश्किल उसे ससुराल भेज दिया था। मैं अपने दिल में मुराद भाई के लिए शदीद नफरत महसूस करती थी। न जाने अम्मा और अब्बा ने उन्हें क्यों इतना सर पर चढ़ा कर रखा था। अब पूरे गांव में ये मशहूर हो चुका था कि नूर बख्श ने एक निहायत खूबसूरत हट्टी कट्टी भैंस खरीदी है। वो इतना दूध देती है कि पूरे गांव में उसके मुकाबले की कोई भैंस मौजूद नहीं है। ये बात गांव के बड़े जिम्मेदार तक भी पहुंच गई थी। वो और उसकी बीवी खसूसी तौर पर इस भैंस को देखने के लिए हमारे घर आए थे। जमींदार ने खड़े होकर अब्बा को कहा कि ये भैंस निहायत खूबसूरत है, इसकी मैं मुंह बोली कीमत तुम्हें दूंगा, ये मुझे बहुत पसंद आई है। लेकिन अब्बा ने उनसे माजरत कर ली और उन्हें कहने लगे कि ये भैंस मेरे एक सऊदी अरब में रहने वाले दोस्त की अमानत है। उसने निहायत अच्छे दामों में इसे खरीद कर मेरे हवाले किया है, लेकिन वो जब भी सऊदीया से वापस आएगा तो मैंने ये भैंस उसे वापस कर देनी है। अब्बा की ये बात सुनकर जमींदार खामोश हो गया। हमारे तबेले में बंधी हुई वो भैंस निहायत ही अच्छी लगती थी। मैं उसे अच्छा खाना पीना देती और अम्मी को कहती कि हम इसकी खुराक जितनी अच्छी रखेंगे ये उतना ही ज्यादा दूध हमें देगी। कभी कभी अब्बा उसकी कीमत लगाने बैठ जाते तो मैं अब्बा को समझाती और कहती कि अब्बा कुछ भी हो, ये भैंस हमारे पास किसी और की अमानत है, हम इसे बेच नहीं सकते। मेरी बात सुनकर अब्बा खामोश हो जाते और मुझे उनकी उदासी अच्छी ना लग। मैं दिल ही दिल में दुआ करती कि काश इस भैंस को लेने कभी कोई ना आए और मेरे अब्बा के चेहरे की खुशी यूं ही बरकरार रहे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अम्मा अब्बा बानो बाजी के ससुराल गए हुए थे और छोटे बहन भाई मदरसे पढ़ने गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी। जब ही दरवाजे पर दस्तक हुई मैं समझी शायद अम्मा अब्बा लौट आए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे में लंबे कद के काले कपड़ों में मलबूस, सर पर चादर ओढ़े दो आदमी खड़े थे। उनकी आंखों से पुरस्रारियत झांक रही थी। मैं गड़बड़ा कर रह गई, शायद वो अजनबी थे। ये झिझकते हुए उनसे कहने लगी कि माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप लोग शायद मेरे अब्बा से मिलने आए हैं। वो गौर से मुझे देखने लगे, फिर कहने लगे कि नहीं, हम अपनी लक्ष्मी को लेने आए हैं जो आपके घर पर मौजूद है। मैं उनकी बात पर हैरान हो गई। वो किसको लक्ष्मी कह रहे थे, लेकिन हमारे घर पर तो कोई लड़की मौजूद नहीं है। मैंने उन्हें हैरत से जवाब दिया। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि हम उस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं जो सामने खड़ी है। उन्होंने अपनी लंबी लंबी 2 उंगलियां उठाकर सामने इशारा किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका इशारा उस भैंस की तरफ था जो तबेले में बंधी हुई थी। मैं हैरान तो हो गई थी, तो गोया उस भैंस के असल मालिक पहुंच चुके थे। फिर वो मुझसे कहने लगे कि ये हमारी लक्ष्मी है, हमारे कबीले के सरदार की बहुत पसंदीदा है। ये हमारे कबीले के एक जिन्नात से खो गई थी। उस जिन्नात की एक हादसे में याददाश्त गुम हो गई थी, जिसकी वजह से वो ये बताने से कासिर था कि सरदार की पसंदीदा लक्ष्मी को वो कहाँ छोड़ कर आया है। हम सब भी बहुत परेशान थे क्योंकि अपने कबीले के सरदार की परेशानी और उदासी हमसे देखी नहीं जा रही थी। आखिरकार बहुत अरसे बाद उस जिन्नात की याददाश्त वापस आई तो उसने उस मकाम का बता दिया जहाँ पर ये लक्ष्मी उस जिन्नात से खो गई थी। हमने बहुत ज्यादा पता करवाया। आखिरकार एक अमल के जरिए ये पता चल गया कि जिस लक्ष्मी को हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे घर पर बंधी हुई है। आज हम अपने सरदार की वजह से इसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए लेकर चले जाएंगे। मैं उनकी बातें सुनकर थर थर कांप रही थी। मुझे अपना भी होश नहीं था कि ये सब मुझे क्या कहानी सुना रहे थे। लक्ष्मी, सरदार, कबीला, जिन्नात, ये सब क्या था? मुझसे तो उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। वो मुझसे अंदर आने की इजाजत मांग रहे थे। फिर मुझे कहने लगे कि देखो, हम जानते हैं कि तुमने लक्ष्मी का कितना ध्यान रखा है और उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमें अपने कबीले के सरदार को खुश करना है। इसीलिए तुम हमें अंदर आने का रास्ता दो ताकि हम लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएं। ऐसा ना हो कि घर में कोई और अफराद भी आ जाएं और वो कोई शोर शराबा या हंगामा शुरू कर दें।
अगर किसी ने भी हमें तंग करने की कोशिश की तो मजबूरन हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। फिर तुम अपने गांव वालों को क्या जवाब दोगी? बोलो। वो जिन्नात निहायत सच्चाई से मुझे सब कुछ समझा रहे थे। मैं चुपचाप खड़ी थी, फिर दरवाजे से हट गई। अब वो उस खूबसूरत सी भैंस को खोल रहे थे और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। तभी अचानक से मेरे दिल में आया कि अगर अब्बा को ये सारी बात पता चलेगी तो उन्हें इस भैंस के जाने का किस कदर दुख होगा। इतने अरसे से अब्बा के चेहरे पर जो खुशी और चमक थी वो सब इस भैंस की वजह से थी। उन्होंने तो ये सोच रखा था कि अब इस भैंस के मालिक वो ही हैं। अब्बा के बारे में सोचकर अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे यूं रोता देखकर वो जिन्नात अचानक रुक गए और हैरत से मुझे देखने लगे। क्या हुआ अच्छी लड़की, तुम किस बात से इतनी गमज़दा हो? वो बड़े नरम लहजे में मुझसे कह रहे थे। तो मैं हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी और उनसे कहने लगी कि इस भैंस को मैंने आप लोगों की गैर मौजूदगी में निहायत प्यार से रखा हुआ था और मेरे अम्मा अब्बा की इसके साथ उम्मीद जुड़ी हुई थी। अब वो अचानक इस भैंस को यूं गायब देखेंगे तो आखिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मेरी बात सुनकर वो जिन्नात मुझे कहने लगे कि देखो, हमें मालूम है कि तुमने लक्ष्मी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। हम चाह कर भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकते। हाँ, लेकिन इस बात का तुम्हें इनाम जरूर दे सकते हैं। अगर तुम्हें अपना कोई इनाम चाहिए या अपने घर के हालात बदलने हैं तो कल रात तुम सबके सो जाने के बाद उसी कुएं पर पहुंच जाना जहां से तुम्हें लक्ष्मी मिली थी। तुम्हारे लिए एक बहुत कीमती इनाम वहां पर मौजूद होगा और वो इनाम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जिंदगी बदल देगा। मैं उनकी बातें हैरत से सुन रही थी और अपने आंसू बहाना भूल चुकी थी। फिर मैंने बड़ी बेचारगी से उस खूबसूरत सी भैंस को जाते हुए देखा। वो दोनों जिन्नात गली में जाकर गायब हो चुके थे। मुझे हैरत का झटका लगा और पूरा यकीन हो चुका था कि ये जरूर खलाई मखलूकात थी। उस भैंस के ज्यादा दूध देने की वजह भी शायद यही थी कि उसका ताल्लुक हमारी दुनिया से ना था। जैसे ही अम्मा अब्बा घर वापस आए तो मैं उदास सी बैठी हुई थी। जब उन्होंने घर में मौजूद भैंस को गायब पाया तो वो समझ गए कि मेरी उदासी की वजह क्या थी। मैंने अब्बा को बता दिया कि भैंस के मालिक पहुंच चुके थे उसको लेने के लिए, इसीलिए मैंने चुपचाप भैंस को उनके हवाले कर दिया था। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और मुझे कहने लगे कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर वैसे भी तो वो पराई भैंस थी, एक ना एक दिन उसने चले ही जाना था। बस तुम दुआ करो कि मैं इतने पैसे जोड़ लूं कि अपने लिए एक नई भैंस लेकर आ जाऊं। मैं रात को बिस्तर पर लेट गई। अचानक मेरे जहन में उन जिन्नात की बात आई। मैं सोच रही थी कि उनकी बताई हुई जगह पर मुझे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद मैं भला अकेली उस कुएं तक कैसे जा सकती थी? नहीं, मैं अकेली हरगिज वहाँ नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं रात और अंधेरे से बहुत खौफजदा होती थी। फिर मैं यही सोचते सोचते नींद की वादियों में चली गई। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जिन्नात मुझे इशारा करके बुला रहे हों। आओ अच्छी लड़की, तुम हमारे पास आओ। तुमने हमारी लक्ष्मी का इतने अच्छे से ख्याल रखा है, इसीलिए हम तुम्हें एक इनाम देना चाहते हैं। तभी एक झटके से मेरी आंख खुली तो गोया ये सब मैं ख्वाब में देख रही थी। दूसरे दिन तमाम गांव वालों को पता चल गया था कि वो भैंस जो गांव में सबसे ज्यादा दूध देती थी वो नूर बख्श की थी नहीं, बल्कि किसी और की थी, जो रातों रात उसे खुलवा कर नूर बख्श के घर से लेकर जा चुके थे। सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैं अब्बा की शर्मिंदगी महसूस कर सकती थी क्योंकि मैं भी निहायत शर्मिंदा थी। एक गांव वाले ने तो ये तक कह दिया था कि वो भैंस तो शायद चोरी की थी, वरना रातों रात कैसे कोई इस भैंस को यूं लेकर जा सकता है। अम्मा अब्बा और हम सबकी बहुत सुबकी हो रही थी। फिर गांव के बड़े जिम्मेदार अब्बा से कहने लगे कि अच्छा हुआ मैंने तुमसे वो भैंस नहीं खरीदी। तुमने मुझसे तो बहुत गलत बयानी की थी कि वो भैंस तुम्हारे एक दोस्त की है, जबकि रातों रात तुम्हारे घर से उस भैंस का यूं गायब हो जाना कुछ और ही हकीकत बयान कर रहा है। अब्बा खामोशी से वहाँ से उठकर आ गए थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो दिल से कितने रंजीदा हैं। उनकी शर्मिंदगी का सारा सबब मैं थी। ना मैं उस भैंस को घर लेकर आती और ना आज यूं अब्बा को जलालत भरी बातों का सामना करना पड़ता। काफी दिन गुजर गए और गांव वालों ने खूब बातें बना ली थी। तभी मैंने दिल में ठानी कि अपनी बेइज्जती का बदला मैंने उन जिन्नात से जरूर लेना है और आज रात मैंने वहां उस कुएं के पास जाने का फैसला किया जहां पर उन जिन्नात ने मुझे बुलाया था। आखिर मैं उन्हें कहना चाहती थी कि अच्छा होता अगर मैं तुम्हारी लक्ष्मी को उस कुएं में गिर जाने देती। मैंने तो उस भैंस के साथ नेकी की थी, लेकिन मुझे उस नेकी के बदले जिल्लत उठानी पड़ी थी। आज मेरे अब्बा की आंखों में आंसू थे तो सिर्फ मेरी वजह से। अब मैं अपने अब्बा की आंखों में खुशी देखना चाहती थी, वो भले किसी भी सूरत में हो। रात को 12 बजे तक मैं जागती रही और सबके सोने का इंतजार करने लगी।
जैसे ही मुझे यकीन आया कि सब घर वाले सो गए हैं और गांव में सन्नाटे का आलम है, तो मैंने चुपके से दरवाजे की कुंडी खोली और दबे पांव घर से बाहर निकल आई। मैंने अपने सर पर एक बड़ी सी काली स्याह चादर ओढ़ी हुई थी। जल्दी जल्दी तेज तेज कदमों से चलते हुए मैं उस कुएं के पास पहुंच गई थी। ये अलग बात थी कि पूरे रास्ते में डरते कांपते लरसते कदमों से यहाँ तक पहुंची थी। दिल खौफ से कांप रहा था, लेकिन अपनी हिम्मत बंधा रही थी। अब मैं उस कुएं के पास खड़ी होकर जिन्नात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उस दिन उनकी लक्ष्मी मुझे यहाँ से ही तो मिली थी। तभी मैंने हिम्मत की और तेज आवाज में उन जिन्नात को पुकारने लगी कि तुमने मुझसे वादा किया था मुझे इनाम देने का, और मुझसे झूठ बोलकर और पूरे गांव में मेरी जिल्लत का सामान करके अब तुम लोग यूं गायब हो। आखिर मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हो? तभी अचानक दरख्तों के पत्ते जोर से हिले और 2 हेवले उन दरख्तों से कूदे थे। मैं खौफ के मारे 2 कदम पीछे हटी। अचानक वो 2 हेवले नुमा इंसान पूरे के पूरे इंसानी शक्ल के वजूद में आ चुके थे। वो मेरे सामने खड़े मुस्कुरा कर मुझे देख रहे थे। वो वही जिन्नात थे जो उस दिन अपनी लक्ष्मी को लेने हमारे घर आए थे। फिर मुझे देखकर कहने लगे कि क्या हुआ प्यारी लड़की, तुम कुछ नाराज सी मालूम होती हो। मैंने उन्हें गुस्से में देखते हुए कहा कि अच्छा होता अगर मैं तुम्हारी लक्ष्मी को उस दिन कुएं में गिर जाने देती, तो ना मैं उसे अपने घर लेकर जाती और ना आज उसकी वजह से हम जो जिल्लत उठा रहे हैं वो हम सबको सहनी पड़ती। तुम दोनों जिन्नात ने मुझसे इनाम देने का वादा किया था और आज मैं अपना इनाम लेने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैं अपने घर के हालात बदलना चाहती हूँ, अपने अब्बा की आंखों में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। वो जिन्नात मुझसे कहने लगे कि तुम अगरचे देर से आई हो, हमने तुम्हें कहा था कि तुमने अगले दिन ही अपना इनाम लेने के लिए इस कुएं पर आ जाना है। हमने तुम्हारा इंतजार भी किया था, लेकिन फिर हमने सोचा कि शायद तुम किसी खौफ की वजह से यहाँ आने से घबरा रही हो। तुमने हमारे सरदार की लक्ष्मी का इतना ख्याल रखा है, इसीलिए हम तुम्हें इनाम जरूर देंगे। ये कहकर उन्होंने अपनी चादर में से एक थैला निकाला और मेरे हवाले कर दिया। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। इसे पाकर ना सिर्फ तुम अपनी बल्कि अपने पूरे खानदान की किस्मत बदल सकती हो। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हम इस कुएं में सालों से रह रहे हैं। इस कुएं में ना सिर्फ हम बल्कि हमारा पूरा कबीला आबाद है। इस कुएं के पास जितने भी दरख्त हैं वो सब जिन्नात का मस्कन है। इसीलिए कभी किसी से गलती से भी ये जिक्र ना कर देना कि तुम्हारे साथ ये सारे वाकयात पेश आए थे। अगर तुमने कभी किसी के सामने भी ये जिक्र किया कि ये सारा इनाम देने वाले तुम्हें जिन्नात हैं, तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी ने हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और तुमने उसे रोका, तो हमारी नज़रों में तुम्हारी इज्जत मजीद बढ़ जाएगी। इसीलिए प्यारी लड़की, ये सारी बातें अपने जहन में रखना, हमेशा हमेशा के लिए। उन जिन्नात की सारी बातें मैंने जहन नशीन कर ली थी। फिर उनके हाथ से थैला लिया और उनका शुक्रिया अदा करने लगी। वो भी सर झुकाकर मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे और फिर अचानक मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गए। उस थैले को मैंने चादर में छुपा लिया था और मैं नहीं जानती थी कि उस थैले में क्या मौजूद था। तेज तेज कदमों से चलते हुए वापस घर लौटने लगी। मैं ये सोचकर डर रही थी कि कहीं घर में किसी को मेरी गैर मौजूदगी का शुबा ना हो जाए। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो घर में सारे ही लोग बेखबर सो रहे थे। मैं दबे कदमों चलती हुई घर में दाखिल हुई और अपने पास मौजूद थैले को मैंने चुपके से अलमारी में छुपा दिया। फिर चुपके से बिस्तर में दुबक कर लेट गई। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी। जब मैं उठी तो अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ और मुझे वो थैला याद आया। मैं बिस्तर से उठकर बिजली की तेजी से अंदर की तरफ भागी और जल्दी से अलमारी खोलकर मैं उस थैले को देखने लगी कि वो वहाँ मौजूद है या नहीं। ये देखकर मेरी जान में जान आई कि वो थैला वहीं पर रखा हुआ था। तीनों छोटे बहन भाई स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अम्मा ने मुझे पागलों की तरह अंदर की तरफ भागते हुए देख लिया था। तभी मुझे गुस्से से कहने लगी कि एक तो इतनी देर से उठी हो, ऊपर से पागलों वाली हरकतें कर रही हो। चलो जल्दी से नाश्ता बनाओ, रोज तुम नाश्ता बनाती हो, पता भी है अच्छी तरह। फिर मैं किचन में आकर चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था कि कहीं कोई अलमारी में रखे हुए उस थैले को ना देख ले। आखिर उसमें ऐसा क्या मौजूद था? अभी तक मैंने उसे खोलकर देखा तक ना था। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर फारिग हो गई। तीनों छोटे बहन भाई स्कूल चले गए। फिर अम्मा मुझे कहने लगी कि मैं सुरैया की तरफ जा रही हूँ, तुम सारे घर का काम समेट लेना। मैंने उनकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। अब मैं घर में अकेली थी। मैंने सोच रखा था कि जैसे ही मैं सारे काम से फारिग हो जाऊंगी तो आराम से बैठकर उस थैले को देखूंगी। ना जाने उन जिन्नात ने उस थैले में मेरे लिए क्या इनाम रखा था। हो सकता है कोई पैसे हों या कोई और चीज। मैं घर के तमाम काम निपटाते हुए ये सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब मैंने सारा काम कर लिया था। अब मैंने उस थैले को खोलने का फैसला किया था।
ابھی میں نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے پر سلمان کھڑا تھا، جو ہمارا پڑوسی بھی تھا اور شہر میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس سے کہنے لگی کہ سلمان تم کب آئے شہر سے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں کل رات کو ہی آیا تھا، سوچا کہ تم سے ملاقات ہی کر لوں۔ میں اس کی بات سن کر مسکراتی اور دل میں سوچنے لگی کہ اسے اندر بلاؤں یا نہیں، کیونکہ گھر میں اس وقت میں اکیلی تھی۔ پھر سلمان کو کہنے لگی کہ اماں اور ابا تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں، تم ایسا کرنا شام کو آنا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تو صرف تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ تمہارا آگے پڑھنے کا ارادہ ہے یا نہیں۔ اگر تمہارا آگے پڑھنے کا ارادہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں شہر سے تمہارے لیے کتابیں لا کر دے دوں گا۔ ویسے بھی تمہارا پڑھائی میں بہت اچھا دماغ ہے۔ اگر اس گاؤں کی کوئی ایک لڑکی بھی تعلیم یافتہ ہو گئی تو اس گاؤں کی بات ہی الگ ہو جائے گی۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے، اسی لیے میری بات پر غور ضرور کرنا۔ ویسے بھی میں جیسے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر لوں گا تو میرا ارادہ ہے کہ اس گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا اسکول بناؤں گا۔ میں دروازے میں کھڑی اس کی ساری باتیں بیزاری سے سن رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا، کیونکہ مجھے اس تھیلے کو کھولنے کی بہت جلدی تھی اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ آخر 15-20 منٹ تک باتیں کرنے کے بعد سلمان وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پھر سے دروازے پر کنڈی لگائی اور اندر کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ تھیلا الماری میں موجود ہی نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح پوری الماری کو کھنگال رہی تھی، لیکن اس تھیلے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ نہ جانے وہ تھیلا اپنے آپ ہی کیسے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے ان جنات پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نہ جانے کیوں وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے میری اتنی بری قسمت کیوں تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے کوئی انعام دیا تھا اور وہ بھی میری قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ اب سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ 1-2 گھنٹے گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو گئے۔ کہاں میں خوشی سے چہکتی ہوئی پورے گھر کے کام نمٹاتی پھر رہی اور اب مایوس ہو کر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس جنات کے دیے ہوئے انعام سے میں ابا کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے وہ اتنی تیز گرمی میں کیسے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ میں روتے روتے کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر میری آنکھ تیز تیز دروازہ بجانے کی آواز سے کھلی، جو غالباً اماں بجا رہی تھیں۔ میں اٹھی تو میرے سر میں شدید درد تھا۔ پھر میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اماں نے جب میری سرخ آنکھوں کو دیکھا تو مجھے کچھ نہ کہا، ورنہ جتنی گرمی میں وہ کھڑی تھیں اس حالت کے پیش نظر وہ مجھے ضرور چند باتیں سناتی۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی تو تمہیں یہاں چھوڑ کر گئی تھی، تمہارا چہرہ کیوں اتنا لٹکا ہوا ہے؟ پھر میں نے انہیں سر درد کا بہانہ بنا دیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں تھوڑی دیر ہی لیٹی تھی کہ اماں 2 چائے کا کپ لیے میرے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کہنے لگیں کہ لو چائے پی لو، ہو سکتا ہے چائے پی کر سر میں آرام آ جائے۔ مجھے بے اختیار اپنی پیاری اماں پر پیار آیا۔ اپنے اماں ابا کو خوشی دینے کی جو کیفیت مجھ پر سوار تھی اب وہ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس تھیلے کو آسمان نگل گیا تھا یا زمین کھا گئی۔ میں اماں سے کچھ بھی نہ پوچھ سکی تھی، پھر بھلا ان کے اتنے سوالوں کا کون جواب دیتا؟ اماں مجھ سے باتیں کر رہی تھیں، پھر باتیں کرتے کرتے اچانک کہنے لگیں کہ میں الماری میں سے اپنا سوٹ نکال رہی تھی تو مجھے کوئی تھیلا ملا تھا۔ میں سمجھی شاید مریم نے اس میں اپنے سکے وغیرہ جمع کیے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے اسے اٹھا کر صندوق میں رکھ دیا تھا۔ اماں میری چھوٹی بہن کے بارے میں کہہ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ پھر میں گڑبڑاتے ہوئے اماں کو کہنے لگی کہ ہاں اماں، اس تھیلے کو آپ ہاتھ مت لگائیے گا، وہ مریم کا ہے، اس بیچاری نے پتہ نہیں کیسے وہ چند سکے اس میں جمع کیے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میرے سر کا درد جیسے غائب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بہانے سے اماں کو پڑوسن کے ہاں بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کو بلانے آئی تھی۔ اماں کے جاتے ہی میں نے وہ تھیلا نکال لیا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے اسے کھولنے لگی۔ جیسے ہی میں نے وہ تھیلا کھولا تو اس میں چمکتے ہوئے خوبصورت ہیرے میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ ہیرے ایک نہیں بلکہ تعداد میں کئی زیادہ تھے۔ میں انہیں اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی سی نیکی کا صلہ ان جنات نے مجھے ہیروں کی شکل میں دیا تھا۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی خزانہ تھا۔ اس خزانے سے اب مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ اپنے ابا کو ان سارے محنت والے کاموں سے بچانا تھا جو وہ دھوپ، گرمی، پسینے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم سب کے لیے کرتے تھے۔ اب میں نے ان ہیروں کو ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑ سکتی تھی اور کسی کو گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ اس گھر میں اتنا قیمتی خزانہ موجود ہے۔ اب پورے گھر میں چہکتی پھر رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھ دیکھ کر ابا سے کہہ رہی تھیں کہ تمہاری بیٹی تو بالکل ہی باولی ہو گئی ہے، کبھی ہنستی ہوئی پھرتی رہتی ہے تو کبھی سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے۔
آج نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اب میں دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر ان ہیروں کو بیچنے کے لیے مجھے کس کی مدد چاہیے، کیونکہ میرے ابا بہت بھولے بھالے اور سیدھے سادے آدمی تھے اور وہ شہر میں جا کر ان ہیروں کو ہرگز نہ بیچ سکتے تھے۔ پھر میں نے سلمان کی مدد لینے کا سوچا، کیونکہ وہ نہایت اچھے دل کا لڑکا تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا اور شہر کے ہر معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتا بھی تھا۔ لیکن میں گھبرا بھی رہی تھی کہ اگر میں نے ان ہیروں کا ذکر اس کے سامنے کیا تو اس کے سوالوں کا میں کیا جواب دوں گی۔ پھر دوسرے دن جب سلمان گھر آیا تو میں اسے کہنے لگی کہ سلمان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ایک دن میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہی تھی تو مجھے کھیتوں میں سے کچھ ملا تھا، وہ میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ہیرا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جو میں اس کے آنے سے پہلے ہی تھیلے سے نکال چکی تھی۔ اب وہ اپنی ہتھیلی پر موجود قیمتی ہیرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہایت خوبصورت ہیرا بڑے شاندار انداز میں چمک رہا تھا۔ پھر وہ نہایت حیرت اور خوشی سے کہنے لگا کہ یہ تو نہایت شاندار قیمتی ہیرا ہے، فلک تمہاری تو قسمت ہی بدل گئی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور پھر اسے کہنے لگی کہ سلمان، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ ضرور کوئی قیمتی چیز ہے۔ سلمان نے مجھے کہا کہ جب میں اسے شہر میں بیچنے جاؤں گا نا تو تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ میں نے اسے کہا کہ ضرور، کیوں نہیں، بلکہ میں ابا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یوں میں ابا اور سلمان کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابا کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے یہ ہیرا کس طرح کھیتوں سے ملا تھا۔ اس بیچے گئے ہیرے کی قیمت ہماری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ ابا کا تو خوشی سے برا حال تھا۔ اب وہ ایک نہیں بلکہ کئی بھینسیں خرید سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے میں نے اب اپنے ابا کے لیے بہت سی زمینیں خریدنی تھی تاکہ اس بڑے زمیندار کی طرح ابا کا بھی گاؤں میں ایک نام اور مقام ہو۔ اب اپنی زندگی بدلنے کا وقت آ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کی سب سے اچھی فصل دینے والی زمین خرید کر میں نے ابا کو دے دی اور ابا سے کہا کہ اب آپ کو ان زمینوں میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے گاؤں کے نوجوانوں کو دہاڑی پر رکھ لیں۔ اب ہمارے گھر کے حالات بدل گئے تھے، لیکن گھر کے حالات بدلے تھے، گاؤں کے نہیں، اور جب تک گاؤں کے حالات نہ بدلتے تو ہمارے حالات کیسے صحیح ہو سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے دل میں ٹھانی کہ سلمان کے ساتھ مل کر اب مجھے اس گاؤں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے تو میں بہت کچھ کر چکی تھی اور اپنی بانو باجی کے لیے میں نے بہت سا سامان ٹرک میں بھر کر بھجوا دیا تھا، جو ان کے سسرال والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب گھر کی طرف سے کوئی پریشانی نہ رہی تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کل کو جب میری بہنیں 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر لیں گی تو وہ پڑھنے کے لیے کیسے گاؤں سے باہر جائیں گی۔ اب میں اتنی ہوشیار ہو گئی تھی کہ ان تھیلوں میں موجود ہیروں کو خود ہی شہر میں جا کر بیچ سکتی تھی، اور میں رقم اکٹھی کر رہی تھی۔ پھر میں سلمان کے ساتھ اس گاؤں کے بڑے MPA کے پاس پہنچ گئی اور میں نے اس سے بات کی کہ میں گاؤں میں موجود لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا اسکول بنوانا چاہتی ہوں۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ MPA میری ساری بات سن کر کہنے لگا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ گاؤں ترقی کرے، لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی فنڈ نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے یہ گاؤں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آدھا فنڈ آپ ملائیں اور جتنے پیسے آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو دوں گی، لیکن اس گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک اسکول ضرور بننا چاہیے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی حیرت کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ مجھے اپنے گاؤں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ سلمان میری ہر کام میں بھرپور مدد کر رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس MPA کی مدد سے گاؤں میں ایک لڑکیوں کا اسکول تعمیر ہونے لگا۔ گاؤں کے سب لوگ بہت خوش تھے اور وہ چاہتے تھے کہ گاؤں مزید ترقی کرے۔ رفتہ رفتہ میں نے گاؤں میں ایک ہسپتال کی بنیاد بھی رکھ دی اور ہمارے گاؤں میں ایک ہسپتال بھی بننے لگا۔ چند سال بعد ہمارے گاؤں کا شمار بھی ان گاؤں میں ہونے والا تھا جہاں زندگی کی ہر سہولت میسر تھی۔ ابا بڑے ٹھاٹ سے اپنی زمینوں پر کام کروایا کرتے تھے۔ اب ان کے طبیلے میں ایک نہیں بلکہ 10 بھینسیں کھڑی تھیں۔ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا تھا ان جنات کے دیے ہوئے انعام کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر بھینس کو، جس کو وہ لکشمی کہہ رہے تھے، اسے ایسے ہی چھوڑ کر میں واپس آ جاتی تو شاید اس دن وہ کنویں میں گر کر مر جاتی۔ اچھا ہی ہوا جو میں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ میری اتنی سی خدمت کا صلہ ان جنات نے مجھے اتنی دولت دے کر نواز دیا تھا۔ ایک دن سلمان مجھ سے کہنے لگا کہ گاؤں کے اوپر ایک میٹھے پانی کا کنواں موجود ہے، کیوں نہ ہم اس کنویں کو بحال کرنے کے لیے گاؤں والوں سے بات کرتے ہیں۔ سلمان کی بات سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ سلمان، تم نے آج یہ بات کی ہے لیکن دوبارہ مت کرنا، اور اس کنویں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، کیونکہ وہاں پر بہت ساری خلائی مخلوق کا بسیرا ہے اور وہ کنواں ان کی رہائش گاہ ہے۔ اگر تم نے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی
तो आज ये जो गांव इतना तरक्की कर रहा है, इसके सब काम रुक जाएंगे और इस गांव में तबाही मिट जाएगी। तो इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि ऐसी बात दोबारा किसी के सामने मत करना। वो हैरत से मेरी बात सुन रहा था और मुझे कहने लगा कि तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे मालूम है। तो मैं उसकी बात बदलते हुए कहने लगी कि जिस किसी ने भी ऐसा करने का सोचा है तो वो मौत के मुंह में चला गया है, इसीलिए तुम भी एहतियात करना और किसी को इस तरफ रागिब मत करना। मैं सोचने लगी कि आज मेरा गांव इतनी तरक्की कर रहा है तो किसी को क्या ज़रूरत है कि किसी की भी मखलूक को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। गांव में तरक्की और खुशहाली आ रही थी और हमारा घर तो वैसे ही गांव के सारे घरों से बहुत बेहतर हो गया था। मैंने भी सलमान की मदद से दोबारा तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। कुछ अरसे बाद जब सलमान की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो वो गांव में आकर लड़कों को अच्छी तालीम देने लगा। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो गांव की तरक्की के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था। फिर सलमान ने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसे सुनकर मैं सोचने लगी कि बेशक अपनी जिंदगी में मैं ऐसा ही हमसफर चाहती थी। मेरे और सलमान के ख्वाब एक जैसे थे। हम दोनों ही अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहते थे और एक पढ़ा लिखा और तालीम याफ्ता शख्स मिलना मेरे लिए किसी खूबसूरत ख्वाब से कम न था। फिर सलमान का रिश्ता मेरे लिए आया और मेरी बड़ी धूमधाम से उसके साथ शादी हो गई। शादी के बाद सलमान ने कई बार मुझसे ये जानने की कोशिश की कि तुमने अपनी सारी रकम तो ज़मीन खरीदने में लगा दी थी, तो फिर बाकी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई थी। लेकिन मैंने उसे किसी न किसी तरह जवाब देकर मुतमईन कर दिया था, क्योंकि उस जिन्नात के बारे में सिर्फ मुझे मालूम था और उस खजाने के राज को हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहना था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।